मैं मेजर गौरव आर्या आज आपसे बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा सुन के। पुष्पेंद्र भाई ने बोला कि आप लोग सुनना पसंद करेंगे, तो ख़ासतौर से मैं कश्मीर घाटी में जो हो रहा है आजकल, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो इतिहास से शुरू करते हैं। जो कश्मीर घाटी का इतिहास है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कश्मीर में जो आतंकवाद है ये कहाँ से शुरू हुआ, किसका फ़ायदा था, किसका नुकसान हुआ, और आज का क्या माहौल है, कल क्या होगा। पीओके की बात लोग काफ़ी करते हैं। तो सबको पता है, आपको भी पता होगा किस तरीके से महाराजा जो कश्मीर का था वो ये चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, कश्मीर आज़ाद रहे। फिर पाकिस्तानी कबायली आए, पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक कर दिया, बारामूला तक आ गए। तब महाराजा को लगा कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए। तो इंडियन आर्मी की 2 यूनिट्स शुरू में आई, बटालियंस इन्फेंट्री की। पहले 1 सिख, बहुत पुरानी पलटन है, 1 सिख वो आई, और 4 कुमाऊं वहाँ पे लैंड करी बडगाम एयरपोर्ट में। बडगाम एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जिसको आप लोग श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअली श्रीनगर में नहीं है, लोग समझते हैं श्रीनगर में, लेकिन वो है नहीं, वो बडगाम में है, बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे वो लैंड करे, और वहाँ पे जो लड़ाई हुई पाकिस्तानी कबायलियों के साथ, जिसमें मिली थी पाकिस्तानी फ़ौज। जैसे कि आदत है पाकिस्तानी फ़ौज की, तो घुसपैठी बन के आए थे वो लोग। और वहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा ने वहीं पे जो एयरपोर्ट है वहीं पे जीता उन्होंने, उसको डिफेंड करते हुए, और लोगों को धक्का देना शुरू करा, पाकिस्तानियों को धक्का देना शुरू करा। और धीरे धीरे और यूनिट्स भी आई, कुछ रोड से आई, कुछ हवाई जहाज से आई, पर पहले तो आई थी 1 सिख और 4 कुमाऊं। इन लोगों ने धक्का देना शुरू करा पीछे, और धक्का देते 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 ये बिल्कुल आगे तक ले गए यूनिट्स को। ये लड़ाई बहुत लंबी चली, और भारत की सबसे लंबी लड़ाई जो चली है वो 47-48 की जो लड़ाई है कश्मीर के ऊपर, सबसे लंबी, वो 1-1.5 साल तकरीबन चली थी लड़ाई। और उसमें हुआ ये कि आगे तक धक्का देने लगे लोगों को, और धक्का देते देते एक लेवल पे पहुँचे ये लोग। एक लेवल पे पहुँचे कि एक जगह तक जहाँ पे नेहरू जी फिर गए यूनाइटेड नेशंस जाने के बाद नेहरू जी ने मना कर दिया और बोला कि सब लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्यों गए नेहरू जी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। होंगी कुछ मजबूरियाँ जिनके बारे में आपको हमें नहीं पता है। वहाँ पे इंडियन आर्मी को बोल दिया कि आप रुक जाइए यहाँ पे, आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर इंडियन आर्मी को नहीं रोकते तो सारा का सारा ये जितना भी पीओके का एरिया है, या फिर मीरपुर कह लीजिए, मुजफ्फराबाद कह लीजिए, फिर आप ये गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा एरिया है, ये सारा का सारा हमारा होता। बहरहाल इंडियन आर्मी को हुक्म दिया सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहीं पर रोक दीजिए, तो इंडियन आर्मी वहाँ पे रुक गई। रुकने के बाद उस एरिया को सीज फायर लाइन बोल दिया गया कि साहब ये सीज फायर लाइन है, हम इसको सीज फायर लाइन बोलेंगे। वहाँ पे ट्रूप्स पाकिस्तानी उधर, हिंदुस्तानी इधर बैठ गए, वहाँ पे पोजीशंस अपनी ले ली। और वहाँ पे 1971 में आपको पता है पाकिस्तान जंग हार गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद जब 1972 में शिमला का अग्रीमेंट हुआ, शिमला मुआहिदा हुआ, तो वहाँ पे सीज फायर लाइन का नाम बदल के लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया, जिसको हम आजकल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब हम वापस जाते हैं 1979 में, और जो इस जहरीले पौधे की जड़ है वो है दोस्तों 1979 में, कि वो 89 की नहीं है, 89 में तो शुरू हुआ था, लेकिन इस जहरीले पौधे की जड़ जो बीज लगाया था 1979 में, जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो रशिया पहुंच गया अफगानिस्तान में, और वहाँ पे फिर लड़ाई वगैरह हुई, झगड़ा हुआ, और पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाया। किस तरीके से? दलाली करके, क्योंकि लड़ने का दमखम है नहीं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान ने दलाली करके ये करा। अमेरिकन्स को बोला, क्योंकि अमेरिकन्स और रशियंस के बीच में कशीदगी थी, दुश्मनी थी, तो बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है रशियंस को सबक सिखाने का, बहुत अच्छा मौका है किसी तरीके से जो रशियंस हैं वो परेशान हों, तो आप एक काम करें कि आप हमें हथियार दें, यानी कि पाकिस्तानियों को हथियार दें, पैसा दें, हम इसको अफगानों के हाथ में देंगे।
हम ये चीज़ अफगानों के हाथ में, क्योंकि हुआ ये कि फिर जब रशियन अंदर गए तो पाकिस्तान ने पैसे लिए अमेरिका से, और अमेरिका से पैसे लेने के बाद हथियार और असला बारूद ये सब अफगानों को दिया। और अफगानों को देने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई। 1989 में अफगान वापस चले गए, ये रशियंस जो थे वो वापस चले गए। रशियंस जब वापस गए तो फिर पाकिस्तान ने अफगानों को दिया और उनको कश्मीर में डालना शुरू करा। 1989 में ये पूरा जो टेररिज्म है कश्मीर में शुरू करा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF ने फिर वहाँ पे एक्शन करना शुरू करा। JKLF का ये कहना था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और कश्मीर तो पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है, तो हमें फिर हिंदुस्तान से भी आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए। तो ये ISI को अच्छा नहीं लगा। ISI को अच्छा नहीं लगा तो ISI ने फिर JKLF के लीडर्स को मारना शुरू कर दिया। तो जो JKLF के लीडर्स को मारा वो कंट्रोल में नहीं थे। फिर उन्होंने क्या करा कि और तंजीमें और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे शुरू करी कश्मीर में। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से थी जैसे कि कोई कह रहा है साहब पंखे की आवाज़ आ रही है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं पंखा ही बंद कर देता हूँ। पंखा भी मैंने बंद कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि जब रूसी चले गए 1989 में, तो जब वो वापस आए कश्मीर में, अफगानियों को पाकिस्तान ने पकड़ के डाल दिया कश्मीर में। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF जो चाहती थी कि भारत से भी और फिर आगे चल के उन्होंने बोला पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए। तो पाकिस्तान को एक गंवारा नहीं था, पाकिस्तान ने मरवाना शुरू करा JKLF के लीडर्स को, उनकी हत्याएं करवाना शुरू करा। और हत्या करवाते करवाते ये काम हुआ कि वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई, आजकल इंडिया में नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि साहब ये मुंह पे तो हम ये बोलेंगे, मुंह पे हम ये बोलेंगे कि हमें कश्मीर की आजादी चाहिए, दुनिया को ये बोलेंगे कि हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असली में होगा वहां पे निजाम मुस्तफा, इस्लामिक कैलिफेट। तो नाम जो रखे गए टेररिस्ट तंजीमों के, वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी आप देखेंगे, जो नाम रखे गए वहां पे वो रखे गए हिजबुल मुजाहिदीन, तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स, और एक औरतों की भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि टेररिस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम रखा गया दुख्तरान मिल्लत, जो कि आसिया अंद्राबी की ऑर्गेनाइजेशन थी। अब देखिए उन्होंने पूरा ये सो कॉल्ड पूरा जो माहौल था वहां पे कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और ये सब एक झूठ, एक पर्दा, आम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ बनाने का। असली में जो लड़ाई थी वो थी 1971 की हार का और बांग्लादेश बनने का बदला लेने की। तो ये बदला लेने की कार्रवाई शुरू हुई, आर्मी ने रिएक्ट करा इस पे, और आर्मी ने फिर प्रपोजल दिया प्रधानमंत्री जी को कि सर ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे हम लोग तो हैं, क्योंकि आर्मी थी नहीं उस वक्त कश्मीर में, आप ये समझिए आर्मी आगे थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और ये पुलिस संभाल रही थी। वहां पे इतना ज्यादा हो गया, हजारों की तादाद में आतंकवादी जो आ गए अंदर हमारे, तो फिर पुलिस से संभला नहीं। तो आर्मी ने बोला कि साहब ये नई किस्म की जंग है, ये वो जंग नहीं है जैसे हम लड़ते थे 1971 या 65 में। तो फिर आर्मी ने एक डॉक्यूमेंट दी सरकार को, और सरकार को बोला कि आप डॉक्यूमेंट को साइन करिए, आप डॉक्यूमेंट को साइन करिए, जब आप डॉक्यूमेंट का अप्रूवल देंगे तो हम एक नई फोर्स बनाएंगे जो कि कश्मीर के आतंकवाद से लड़ेगी, कश्मीर में टेररिज्म से लड़ेगी। तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि साहब हमारी एक्सपीरियंस है ऑपरेशन पवन, यानी कि श्रीलंका, आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी गई थी श्रीलंका में और इंडियन आर्मी ने लड़ाई करी थी श्रीलंका में। इंडियन आर्मी ने एंटिटी लिट्टे जिनको कहते थे उनसे लड़ाई करी थी। नॉर्थ ईस्ट में भी इंडियन आर्मी लड़ती आई थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस लेकर इंडियन आर्मी आई और बोला कि एक नई फोर्स हम बनाएंगे जो कि कश्मीर में ऑपरेशंस करेगी, काउंटर टेरर ऑपरेशंस करेगी, और इसको फिर आतंकवादियों से किस्म की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है जो हम टैंकों से और तोपों से लड़ते हैं, ये अलग किस्म का है।
कि यानी कि आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है और आपको फिर वो घरों के अंदर जाना है वेपन लेके आपको, ये इस तरीके से एक खास हम लोग फिगुआ बोलते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये आपके घर के अंदर लड़ाई होगी, दुश्मन के एरिया के अंदर नहीं होगी। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, जो कि अलग हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई होती है जो हम लड़ते आए थे। तो सरकार ने वो डॉक्यूमेंट साइन करी और हम लोगों ने एक फोर्स बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय राइफल्स। आपने सुना होगा, वो पटका पहनते हैं और लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, उनकी लंबे बाल होते हैं, AK-47 लेकर चलते हैं। तो ये लोग इन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स हमने शुरू करी। अब कश्मीर में आपको पता है कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये आतंकवाद का जो सिलसिला था चलता रहा। असली में जो बदलाव आया है, जो जिससे रीथिंक करी अपनी पूरी कश्मीर स्ट्रेटजी, वो थी जुलाई 2016। जुलाई 2016 में बुरहान को मार दिया था और बुरहान वानी को मारने के बाद वहां पे काफी उथल पुथल हुई। हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर था और हाल फिलहाल में ही जो रियाज नाइकू को मारा है वो भी बुरहान के बाद सबसे बड़ा कमांडर वही था। अब कश्मीर में जो आजकल चल रहा है, पहले टेररिज्म चल रहा था, अब टेररिज्म के अलावा कुछ और होना वहां पे शुरू हो गया है करीब 10-15 साल से। था तो शुरू से, ये नहीं कि 10-15 साल से वो उसने शुरुआत हुई, जोर पकड़ा 10-15 साल, लेकिन ये शुरू से ही आइडिया वही था। लेकिन 10-15 साल से वो जड़ें इसने पकड़ ली और फिर आगे बढ़ी। वो चीज़ देखिए, वो था एक जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम, एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। मैं अनंतनाग में था, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ टॉफ़ियाँ ले जाता हूँ, बच्चों को टॉफ़ी दी तो बच्चे देख के दूर से बोलते हैं कि जय हिंद अंकल, तो उनको टॉफ़ी दे दो तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं। छोटी सी बच्ची थी वो, 5 नहीं तो 6-7-8 साल की होगी, बहुत छोटी थी वो। तो उससे मैंने बोला कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला कि अंकल मैं पढ़ती हूँ, अभी बहुत छोटी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आप क्या सीखते हो? तो उसने मुझे ये बोला कि हम ये सीखते हैं कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और उन बेटों को मैं जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। वो 5 साल की बच्ची मुझसे कह रही है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और उन बेटों को मैं जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। तो ये आज की तारीख में कश्मीर में लोगों को ये सिखाया जा रहा है। अब एक और चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि ये हुआ क्यों। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, अगर आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी है, एक तरफ इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल में पूरा ऐसा बना रखा है कि वहां से इस तरफ आना बहुत मुश्किल है। लोग आते हैं, लेकिन जहां पे पहले हजारों लोग आते थे, मुश्किल से 2-4 ही आ पाते हैं। पर अगर आपको टेररिज्म सस्टेन करनी है, अगर आपको किसी तरीके से टेररिज्म को वहां पे बढ़ावा देना है कश्मीर में, तो आपको तो लोग वहां पे चाहिए किसी तरीके से। अब कश्मीरी वहां पे इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे शुरू में, पत्थर वत्थर फेंकते थे, ये सब करते थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स करते थे और छोटे मोटे आतंकवादी की घटनाएं करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये पाकिस्तानी करते थे जो आते थे। जब पाकिस्तानियों का लाइन ऑफ कंट्रोल से आना बंद कर दिया इंडियन आर्मी ने, तो उन्होंने इस्लाम के नाम पे पूरी एक कौम को, पूरी एक सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया। जैसे कि उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो ये जो आदिल अहमद डर था, आपने नाम सुना होगा, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, आदिल अहमद डर कश्मीरी था, वो पाकिस्तानी नहीं था। तो उनको ये बोल दिया कि अगर आप जाएंगे, अगर आप मरेंगे तो फिर आप ऊपर जाएंगे, आपको हूरें मिलेंगी, और ये सब उल्टी सीधी बातें उनको दिमाग में आ गई और आपके खिलाफ गलत करा जा रहा है, आप पे तशद्दुद करी जा रही है, आपको टॉर्चर करा जा रहा है। तो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में डाली, उनको रेडिकलाइज करा। सिर्फ अनंतनाग जिला, एक जिला है साउथ कश्मीर में जिसका नाम अनंतनाग है, सिर्फ अनंतनाग में 500 मदरसे हैं और 500 में से तकरीबन 135 के आसपास जमात इस्लामी के हैं, जो कि रेडिकल इस्लाम सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि काफिरों को मारो और काफिरों को मार देना चाहिए, और किसी भी प्रकार से काफिर जो हैं वो मतलब ऊपर ना आए और हिंदुस्तान के ऊपर
हरा झंडा ले, ये सब उनको उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से वो आते हैं। अब हुआ ये है कि इसका इलाज क्या है। ये कोई एक पूछ रहा है कि एलओसी और एलएसी का सेतु त्यागी हैं, पूछ रहे हैं एलओसी और एलएसी में क्या फर्क है। मैं इसको बता दूं, उसके बाद में इलाज बताता हूं कि इन जिहादियों का और पाकिस्तान का क्या इलाज है। सब देखिए, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। एक आपका है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है सर। इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो यूनाइटेड नेशंस मानता है, जो दोनों मुल्क मानते हैं। ये आपको मिलेगा पंजाब में, ये आपको मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, और ये ऊपर तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये जम्मू के नीचे वाले एरियाज तक, ये सांबा वाबा इस एरिया तक आपको इंटरनेशनल बॉर्डर, आरएसपुरा, ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंटरनेशनल बॉर्डर बाय द वे वो बंगाल वाला उस साइड, ईस्ट साइड में पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। बंगाल के साथ, बंगाल का जो बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह, वो सब इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद आता है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका है जेएनके में। तो जेएनके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ज्यादातर ये 750, 760, 770 किलोमीटर का मोटा मोटी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे हमने हमारी फौजें आके रुक गई थी, 1947-48 में सीज फायर डिक्लेयर हो गया था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। एलएसी, एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम लोग चाइना के साथ बोलते हैं। जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां पे 1967, 1968 के बाद गोली नहीं चली, और वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहां पे बस कभी कभी थोड़ा सा मुक्का उक्का लात चल जाती है, गोली वोली नहीं चलती वहां पे। तो उस मामले में ये शांत है। और उसके बाद है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे जो इंडिया और पाकिस्तान का एरिया है उसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो दोस्तों 4 किस्म के बॉर्डर इंडिया में हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एजीपीएल।